हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आपकी डिमांड सर आंखों पे क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो पूरे फॉर्मूले हैं, ठीक है, कंप्लीट वन शॉट वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ और इसको हम ट्रिक के साथ याद करना सीखेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। देखो, मैथ्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमें तरीका मालूम हो, दूसरा हमें फॉर्मूले मालूम हो। जिस बच्चे को तरीका पता चल जाता है और जिसको फॉर्मूला याद है, उसका गणित में हमेशा 100 में से 100 आता है। ठीक है, तरीका तो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी दोनों मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आप जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे फॉर्मूले की। सो देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर जो है हमारा संबंध एवं फलन। यहाँ मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। ये जो ध्यान रखना, ये वीडियो फॉर्मूला का है ओनली। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो उसके लिए आपको मेरी डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेगी, चैप्टर वाइज प्रश्नावली के हिसाब से। वहां मैंने हर एक चीज को कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक है। आप वो चीज जाके वहां पर देख सकते हैं। तो संबंध क्या होता है? अगर आपके पास ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर हो। तो संबंध आर जो होता है ना, वो क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणन का सबसेट होता है। जो ए और बी का कार्तीय गुणन से जो अवयव आएंगे ना, जो संबंध बनता है, या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होगा या फिर इसके सबसेट होंगे। इसी के अंदर से ही आपके संबंध बनते हैं, इससे बाहर कभी नहीं बनता। ये संबंध होता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए क्रॉस बी आप निकालोगे, कार्तीय गुणन करोगे, ये आएगा। तो जो संबंध बनेगा, या तो पूरा पूरा ये अवयव लिया जाएगा या फिर इनके कुछ अवयव लिए जाएंगे। संबंध इन्हीं में से ही बनेगा, इससे बाहर का कभी कोई संबंध बन ही नहीं सकता। पहली चीज तो यह है। उसके बाद संबंध के अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहला संबंध आता है रिफ्लेक्सिव, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं बच्चों को। खुद का संबंध खुद के साथ, एक मेंबर है, खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है। जैसे 1,1 हो गया, 2,2 हो गया। तो अगर खुद का संबंध खुद के साथ है तो उसे हम तुल्यता संबंध, तुल्यता बोल रहा हूं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सम्मित। सम्मित का संबंध क्या मतलब क्या होता है? अगर x का संबंध y के साथ है तो y का संबंध किसके साथ होता है? x के साथ। देखो, अगर राम का भाई रमेश है तो रमेश का भाई भी क्या होगा? राम होगा। ये हमें दिखाना होता है। ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? सम्मित संबंध बोलते हैं। फिर अगर नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि अगर x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो क्या होता है कि x का संबंध z के साथ हो जाता है, ठीक है। x का संबंध किसके साथ हो जाएगा? z के साथ। अब आप खुद देखो, मैं ऐसे बोलूं, राम का भाई रमेश है, रमेश का भाई सुरेश है, तो राम और सुरेश भी आपस में क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। वही चीज यहाँ दिखाना होता है कि x का संबंध अगर y के साथ है, जहां पे खत्म हो वही शुरू होना चाहिए। y का संबंध अगर z के साथ है तो इस x का संबंध किसके साथ हो जाता है? z के साथ। जब तीनों संबंध होते हैं, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक है, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। और मैं लिख के देता हूं, मेरा दावा है, यहाँ जो टॉपिक है ना, इससे एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे इस साल बोर्ड एग्जाम में। दावे के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। अगर नहीं आएगा ना तो अब मेरा नाम जो रख लो, आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ इस टॉपिक से एक नहीं 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगला है प्रांत क्या होता है, सप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, ठीक है। हमारे पास देखो, अभी मैंने बताया था जो आर होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो देखो, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। इसके बीच हमारा क्या लग रहा है? संबंध लग रहा है, ठीक। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि ए बी सी है और इसके अंदर है 1 2 3 4 5 है, ठीक। तो ये जो इनपुट है, ए रखने पे सपोज करो 1 मिला, बी रखने में मुझे 2 मिला, सी रखने में मुझे 3 मिला, ठीक है। तो ये जो सेट एक है, इनपुट जो होते हैं, जो इनपुट होते हैं ए बी सी, ये हमारे प्रांत होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? प्रांत। इस
कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में समझा रखा है। कुछ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, एक्स को प्रांत कहते हैं, वाई को परिषद, बस खत्म कहानी। भाई क्यों, कैसे कैसे क्या होता है नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। देखो वो तो अभी खुद उनके पास मैथ का नॉलेज नहीं है, वो खुद देखते हैं उल्टा पुल्टा जो भी थोड़ा बहुत सीखते हैं वो आपको उल्टा पुल्टा सिखा देते हैं। जो नए नए यूट्यूबर आज देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई, वो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम बेकार कर देंगे और फ्यूचर में तुम्हें मैथ से बहुत डर लगेगा क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट उसने बिगाड़ के रखा है। तुम्हें लगता है कि इसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, इसको सारा आता होगा, ये सही पढ़ा रहा है हमें। भाई वो तुम्हारी मटिया डुबो रहा है, ठीक है, तो तुम बच के रहो ऐसे यूट्यूबर से। जो टीचर से आप पढ़ रहे हो उनका क्वालिफिकेशन भी जरूर चेक करो कि वो किस बैकग्राउंड से। 10th तक तो सभी पढ़ा देते हैं, 11 12 आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाने के लिए उनका कॉन्सेप्ट डिटेल में होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे कि निखिल सर, मैं खुद उनको आइडलाइज करता हूँ। आप उनसे पढ़ सकते हो, मेरे से पढ़ रहे हो, उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छे टीचर से पढ़ो जिनके पास अच्छी नॉलेज हो, अच्छा क्वालिफिकेशन हो। अरे अगर किसी से मत पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो इनपुट्स होते हैं इनको हम प्रांत कहते हैं। प्रांत परिसर की भी बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, वो आप वीडियो में जाके सीख सकते हो। और जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है, ये जो आउटपुट मुझे मिला है 1 2 3, ये हमारा परिसर होता है। ये हमारा क्या होता है? परिसर। परिसर हमारे पास क्या है? 1 2 3। और ये पूरा का पूरा सेट बी, ये पूरा का पूरा सेट बी जो है 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होते हैं? सह प्रांत होते हैं, ठीक है। कोडोमेन, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है। और ये आपका क्या होगा? रेंज। जैसे अगर कोई संबंध है आर बराबर इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है, तो एक्स वाला हमारा प्रांत में आता है और वाई वाला हमारा सह प्रांत नहीं, ये वाई वाला हमारा आता है परिसर। वाई वाला क्या होता है? परिसर होता है। अब बात करते हैं एकाकी फलन। एकाकी फलन क्या होता है? अगर एक इनपुट ना एक ही आउटपुट देगा। देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में इनपुट कहते हैं, इसको आउटपुट कहते हैं। इनपुट का मतलब क्या हमने रखा और आउटपुट मतलब क्या हमें मिला, ठीक। तो जो हम रखते हैं एक्स के जगह पर उसे हम इनपुट कहते हैं। एक इनपुट एक ही अगर आउटपुट दे रहा है, जैसे ए ने 1 दिया, बी ने 2 दिया, सी ने 3 दिया, तो ऐसे को हम एकाकी फलन कहते हैं। नेक्स्ट, आच्छादक फलन क्या होता है? आच्छादक फलन क्या होता है? जैसे ये हमारा प्रांत है और ये मेरा सह प्रांत है, ठीक है। सह प्रांत में क्या होता है कि इसके पास जितने भी अवयव हैं इन सभी का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद होना चाहिए। जैसे 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो उसको हम आच्छादक फलन कहते हैं कि कोई भी अवयव यहां से छूटना नहीं चाहिए। और इस स्थिति में क्या होता है? जो आपका परिसर होगा ना आच्छादक केस में, वही आपका सह प्रांत होगा। इस केस में ये एक खास स्थिति होती है। अगर कोई फलन आपका आच्छादक है तो जो परिसर होगा उसी वही सह प्रांत होगा। देखो परिसर क्या है? ए रखने पे मुझे 1 मिला, बी रखने पे 2 मिला, सी रखने पे 3 मिला, तो 1 2 3 मेरा क्या है? परिसर है। और 1 2 3 मेरा पूरा सह प्रांत भी है। इसमें आ जाओ, ये नहीं है क्योंकि देखो 1 का प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज बी है, 3 का प्री इमेज सी है, परंतु 4 का प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट सह प्रांत का छूट जाता है जिसका प्रतिचित्रण मौजूद ना हो प्रांत में, तो वो क्या नहीं होता? वो आपका आच्छादक फलन नहीं होता है, ठीक। तो ये टॉपिक थे, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूं। जितने भी फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं वो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर है, ठीक है। अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी के सारे चाहिए तो वो मैंने पिछले साल पढ़ा रखा था, आप उसकी भी वीडियो की लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन ये नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बना रहा हूँ। पुरानी वाली अगर आपको देखनी है, पूरा सब कुछ जानना है, तो वो उसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में। तो ये कक्षा 12 से पढ़ रहे कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अगर x बराबर साइन थीटा मानते हो तो थीटा बराबर क्या होता है? ये इधर आके क्या हो जाता है? साइन इनवर्स एक्स। एक्स बराबर कॉस थीटा मानोगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स।
ये बेसिक चीजें आप जानते हो। अंदर साइन है, भीतर साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या होता है, साइन, ये साइन इनवर्स साइन हटके क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। या फिर साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, तो क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से ही मालूम है। इस पर आपके क्या आ जाते हैं, इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये जो आपके फॉर्मूला है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, और कोसेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं शेक इनवर्स 1/x, और शेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं 1/cos इनवर्स एक्स। ठीक है, लिखते रहना। टेन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक, और साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉशेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉशेक इनवर्स एक्स। माइनस सामने आ जाता है। और दूसरा है कॉश इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉश इनवर्स एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। देखो, जब भी कॉस सी से स्टार्ट हो रहा, कॉस, कॉट, कॉसेक, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। कुछ ट्रिक भी है, जब भी दिमाग में रखो ना, जब भी सी से स्टार्ट होगा और माइनस होगा एंगल में, तो हमें चेंज करना है, वो पाई में से माइनस होके चेंज होगा। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और ये चीजें जरूरत पड़ेगी हमें मुख्य मान निकालने के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ये चीज पहले से ही बताया होगी, कक्षा 11 में मैंने सिखा रखा है, 0 से पाई/2, पाई, 3 पाई/2, और यहाँ पर फिर से 2 पाई। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक है, ये ट्रिक याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर का मतलब ऑल, ऑल मतलब जितने भी साइन को जितने भी 6 मान है पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब साइन, साइन के साथ कॉसेक, साइन और कॉसेक द्वितीय पाई/2 से पाई के बीच में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। टेन का मतलब, टी का मतलब टेन और कॉट, पाई से लेकर 3 पाई/2 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पहले से पता होगी, कक्षा 11 में मैंने सिखा रखा है। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉशेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉशेक इनवर्स एक्स। तो इसको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला जो फॉर्मूला ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी, ये 3 फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है हमें। जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा और नीचे फिर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस हो जाता है। ठीक, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड होगा, तो क्या होगा, टेन इनवर्स बाहर आएगा, पहले तीनों जुड़ेंगे, फिर घटेगा एक्स वाई जेड, बट्टे में 1 में से घटेगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। देखो, प्रश्नों फॉर्मूले को आप मुंह से 3-4 बार बोलोगे भूल जाओगे बाद में, लेकिन जितना आप कॉपी में लिखोगे, लिख लिख के जितना रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में फॉर्मूला उतना देर तक टिका रहेगा। आप सोचोगे मैं पढ़ के याद करूंगा तो वो मुश्किल है। ठीक है, आप डेली कोशिश करो कि जो भी फॉर्मूला है, जितने भी तुम्हें याद है, एक तरफ से लिखते रहो, एक तरफ से लिखते रहो। कुछ 2-4 दिन देख देख के लिखो, फिर अगले दिन से जितने तुम्हारे मन में आ रहे लिखो, फिर देखो मेरे को कितनी याद है, मेरे से कितने छूट गए, फिर जो छूट गया उन फॉर्मूले को एक चट में लिख लो और फिर उसको रिवाइज करते रहो पॉकेट नोट्स बनाकर। फॉर्मूले को पॉकेट नोट्स बना लेना, चलते फिरते घूमते फिरते कहीं पर भी इतनी सी डायरी होगी उसमें लिख लेना और उसको चलते फिरते याद करना। ये मैं करता था अपने टाइम में, आप भी इसका कर सकते हो। 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर ये कॉस की फॉर्म में लिखा जाए तो कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टे में 1 + x² होता है। साइन की फॉर्म में होता है 2x बट्टे में 1 + x²। 2 sin इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x √ में 1 - x²। और 2 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 2x² - 1 ब्रैकेट के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लिए, उन्हीं फॉर्मूलों को लिया है जो ज्यादा यूज में आएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सारे फॉर्मूले लिखाना चाहूं तो फिर इतनी मोटी किताब बन जाएगी। हमें किताब नहीं पढ़नी ना, जो काम की चीजें वही लेके चलेंगे, जो हमें बोर्ड एग्जाम में जिनको टैकल करना है, जिस टाइप के क्वेश्चन। 3 sin इनवर्स x क्या होता है? sin इनवर्स 3x - के 4x³। 3 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 4x³ - के 3x। ऐसे 3 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 3x - x³ बट्टे में 1 - 3x²। फिर sin ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद cos का भी आएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है? sin इनवर्स x ब्रैकेट में देखो x √ में 1 - y² प्लस y आ जाएगा अब √ में 1 - x² मल्टीप्लाई में। अब प्लस की जगह माइनस होगा तो बस यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। ऐसे ही cos का है, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy माइनस 1 - x² √ में गुणा 1 - y² √ में। अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो बस यहां पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। अगला है sin इनवर्स x को अगर cos के टर्म में लिखना है तो cos इनवर्स 1 - x² होता है, और cos इनवर्स को अगर sin की फॉर्म में लिखना है तो sin इनवर्स 1 - x² होता है। और जो आपका रेंज है, डोमेन है, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक जो आपकी होती है ना, एक पेज में लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। साइन कॉस्ट पूरा 6 से याद कर लेना, ठीक है। इसको याद कर लेना पूरा, इस टेबल को। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा है, बाकी 3 भी आप 6 आपके एनसीईआरटी में होंगे। कि जैसे कॉस इनवर्स सॉरी जो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब प्रांत होता है, और रेंज का मतलब परिसर। तो डोमेन होता है x का जो मान होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है। cos इनवर्स x का ये होता है, और ये 0 से पाई के बीच में होता है। tan इनवर्स x का -∞ से ∞ के बीच में होता है डोमेन, और ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। ये याद कर लेना, क्या पता इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, या फिर इसका यूज तो होगा ही होगा मुख्य मान निकालने में। अगला चैप्टर है हाफ व्यू में ज्यादा सारा आसान है, ज्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सूत्र जरूरी है, वो है ए इनवर्स निकालने के लिए, बाकी तो सब क्वेश्चन वेस्ट आएंगे, ठीक है। हाफ व्यू क्या होता है क्या नहीं, वो ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। हाफ व्यू में क्या होता है, कोई भी चीज हमें अरेंज करनी है। जैसे कोई चीज मैंने लिख दी यहाँ पर ए बी सी, यहाँ डी ई एफ जी एच आई। कोई भी चीज को हम एक तरीके से जब अरेंज करते हैं और जो चीज बनती है उसे हम हाफ व्यू कहते हैं, ठीक है। ये हमारा रो होता है, जिसे हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और ये हमारा कॉलम होता है, जिसे हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले की बात हो रही है, तो वही चीज हमें देखना है। हाफ व्यू की कोटि क्या होती है? कोटि क्या होता है, कितने रो हैं और कितने कॉलम है, उनको इस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये एक हाफ व्यू है, इसमें कितने रो हैं? 1 2, और इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3। तो इसकी अगर कोटि मुझे बतानी है क्या होगी? पहले रो आती है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 × 3 ही बोला जाएगा, 2 और 3 का गुणागत कर देना 6। तो इसकी कोटि क्या है? 2 × 3 ही लिखा जाएगा। अगर आपसे बोले अवयव कितने हैं, अवयव, तो गुणा कर दो, 2 3 6, 3 और 3 6 अवयव है, ठीक है जी। इस अवयव को क्या बोला जाता है? A11 मतलब पहले रो का पहला मेंबर, A12 मतलब पहले रो का दूसरा मेंबर, A13 पहले रो का तीसरा मेंबर, ठीक है। जिस किसी अवयव में सिर्फ एक पद होता है, ठीक है, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, एक पद होता है,
उसे एकल अवयव कहते हैं, सिंगल मैट्रिक्स कहा जाता है। पंक्ति अवयव क्या होता है? पंक्ति अवयव मतलब जिसमें सिर्फ एक रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 है। और स्तंभ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। शून्य अवयव किसे कहते हैं? जिस अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। ठीक है, ये भी शून्य अवयव है। वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव में, वर्ग में क्या होगा? जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। जैसे इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, वर्ग अवयव। इसमें देखो कितने रो हैं? 1 2 3, 1 2 3 कॉलम है। तो रो, वर्ग अवयव में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव में विकर्ण में पद होते हैं सिर्फ, बाकी सारे पद 0 होते हैं। जैसे ये विकर्ण में सिर्फ पद होंगे, अलग अलग होंगे, और बाकी सारे पद क्या होते हैं? 0। उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। समविकर्ण अवयव क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? विकर्ण में समान पद होंगे, ठीक है, समान पद होंगे, बाकी सारे मेंबर 0 होंगे, उसे हम समविकर्ण स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एकांक अवयव यूनिट मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? इसके डायगोनल में विकर्ण में सिर्फ 1 1 हो, बाकी 0 हो, विकर्ण में 1 1 हो, बाकी सारे 0 हो, और इसका अंकिक मान, अगर इसका सारणिक का मान निकाला जाए, ठीक है, तो 1 के बराबर होता है हमेशा। समान अवयव क्या होता है? ठीक है, समान अवयव, अगर 2 अवयव समान है तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। अवयव का योग, ठीक है, अगर हमारे पास 2 अवयव हैं, जैसे देखो ये एक अवयव ए है और ये एक अवयव बी है, तो अवयव का योग या घटाना तभी संभव है जब दोनों अवयवों के कोटि बराबर हो। ठीक है, अगर अवयव की कोटि अलग अलग है, ना तो आप उसको जोड़ सकते हो, ना ही इसको आप घटा सकते हो। ठीक है, जैसे ये 1 के साथ क्या जुड़ेगा? 4, तो यहाँ क्या आ गया? 5। 2 के साथ क्या जुड़ेगा? 5, 7 आ गया। 3 के साथ क्या जुड़ेगा? 6, 9 आ गया। 1 के साथ क्या जुड़ेगा? 4, 5 आ गया। 2 के साथ क्या जुड़ा? 5, 7 आ गया। 3 के साथ क्या जुड़ा? 6, 9 आ गया। तो संगत पद जुड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होती है। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, मतलब अवयव को इधर उधर करके जोड़ो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। a में 0 मैट्रिक्स जोड़ो या 0 में a मैट्रिक्स जोड़ो, आपको a ही मिलेगा। देखो a में से -a घटाओगे या -a में a जोड़ोगे, वो आपका 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, जैसे जोड़ है ना वैसे ही घटाना है। ठीक है, जैसे जोड़ था, जोड़ में हम जोड़ रहे थे, घटाने में क्या होगा? घटेगा, संगत पद में संगत पद घटेगा। ठीक है, अदिश गुणन की अगर मैं बात करूं, जैसे ये मेरा एक मैट्रिक्स ए है, इसको मुझे 2 से गुणा करना है। ठीक है, जैसे 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 गुणा 0 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे -1 से 2, 2 पंजे 10। कहने का मतलब है हर पद में गुणा होती है। ठीक है, ये होता है गुणा। 2 अवयव की अगर आपको गुणा करनी है, ठीक है, 2 अवयव की अगर गुणा करनी है तो मैं आपको छोटा सा लेता हूं, जैसे ए एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 गुणा 3 है और इसका ऑर्डर है 3 गुणा 2। गुणा है होगी या नहीं होगी, सबसे पहले क्या है कि इस मैट्रिक्स के आखिर में जो है और इस मैट्रिक्स के स्टार्टिंग में जो, वो बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तब गुणा होगी, और अगर बराबर नहीं है तो गुणा नहीं होगी। अगर यहां कुछ और होता तो गुणा संभव नहीं थी, क्योंकि यहां और यहां इसके लास्ट में और इसके स्टार्टिंग वाला समान होना चाहिए, तभी जाके गुणा होगा और ए बी
गुणा करने पे ए बी, इसके आखिर स्टार्टिंग में जो था और इसके अंत में जो था उस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलता है। ठीक, गुणा कैसे होती है, ठीक है, अगर वो आपको जानना है वो उस पर मैंने प्रश्न पढ़ा रखे हैं। भाई गुणा कैसे करते हैं, जोड़ना कैसे, वो सब तो नहीं सिखा रहा मैं यहाँ पर। अगर आपको आता जरूर होगा, नहीं आता है मेरे वीडियो देखो, दावे के साथ कहता हूं एक बार में ही समझ जाओगे हर एक चीज। और मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ एकदम मस्त तरीके से। जैसे आपका दोस्त आपको अगर पढ़ाएगा ना तो आप फट समझ जाते हो। मेरा पढ़ाने का तरीका भी वही होता है। मैं आपका टीचर नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। आप मेरे टेक्निक से पढ़ के देखो, आपको गणित से प्यार हो जाएगा, प्यार। जिससे आप डर डर के भागते हो ना, उससे आप मन लगा के पढ़ोगे और गणित को ज्यादा अटेंशन देने लगोगे। एक बार पढ़ के देखना मेरे तरीके से। कुछ प्रॉपर्टीज है गुणे में, जैसे अगर ए और बी की गुणा करें, बी और ए की गुणा करें तो बराबर नहीं होता। अगर अब ए को पहले रखो बी को बाद में, और फिर बी को पहले रखो फिर ए को बाद में, गुणा करोगे दो अलग अलग चीज मिलेगी, बराबर नहीं होगी। फिर तीन मैट्रिक्स अगर ले लें ए बी सी, और ए को इधर रख लिया, बी सी को पहले गुणा किया तो ये बराबर आएगा। देखो, और फिर अगर ये बी प्लस सी है, ए को हमने गुणा किया तो ए बी प्लस ए सी के बराबर होता है। ऐसे ही सी को अगर बाहर से करोगे तो ए सी प्लस बी सी के बराबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आई से गुणा करें, ठीक है, तो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। आई को चाहे गुणा स्टार्ट आगे से करो या पीछे से करो, वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आई मतलब तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, परिवर्त, ठीक है, जैसे और कोई मैट्रिक्स से परिवर्त निकालना है, अवयव का परिवर्त क्या होता है। जैसे ये हमारा अवयव, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है। अरे यार उल्टा लिख दिया क्या, जैसे देखो ये गलत है। अगर इस अवयव का मुझे परिवर्त निकालना, परिवर्त को डैश से दिखाते हैं, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि जो रो है उसको कॉलम बना दो, हो गया परिवर्त। पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम हो जाएगा। सम्मित अवयव क्या होता है, अगर किसी अवयव का हम परिवर्त करते हैं और वो फिर से एक के बराबर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव क्या होता है, अगर कोई अवयव है उसका हम परिवर्त करते हैं और वो माइनस एक के बराबर आता है तो उसे हम कहते हैं विषम सम्मित अवयव। ठीक है, अब आपके पास कोई अवयव है, उसे सम्मित प्लस विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है तो ये होता है, ये ए प्लस ए डैश बट्टे दो प्लस ए माइनस ए डैश बट्टे दो, यह सम्मित अवयव प्लस विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में है। अब हम आते हैं सारणिक में। ठीक है, अब हम आएंगे सारणिक में। सारणिक हमेशा वर्ग अवयव में होता है। ठीक है, सारणिक जो होती है, जो सारणिक हमारा होता है ना, सारणिक किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसका हम अंकिक मान बता सकते हैं, वो हमारा सारणिक होता है। सारणिक में क्या होता है, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। ठीक है, अगर 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। जैसे हमारे पास एक सारणिक मैंने ले लिया, सपोज करो मैं यहां से लिख देता हूं 1 2 3 4, तो क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ कर दे, 4 एकम 4 माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो गया -2। ये सारणिक आ गया। 3 कोटि का सारणिक, 3 कोटि का सारणिक प्रसार करने के तो बहुत से तरीके हैं। ठीक है, जैसे ये पहला हम प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, तो वो डिपेंड करता है। प्रसार करना हल करना ये नहीं सिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूं। अगर आपको नहीं आता है, चैप्टर नंबर 4 खोलिए और देखिए, एक बार में आ जाएगा। सारणिक का ये सब छोड़ो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमारे पास त्रिभुज है,
सपोज करो ये त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज के मैंने 3 बिंदु हमारे पास हैं, ये ए, इसके निर्देशांक x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना सारणिक की मदद से, तो सारणिक यहाँ आ जाएगा, एक बटे दो, यहाँ x1 y1 इधर 1 1 होगा पूरा, x2 y2 x3 y3 और इधर 1 1 होगा। फिर क्या करना है, इसको प्रसारित कर देना, प्रसार करना आपको आता होगा, हल करोगे आंसर मिल जाएगा। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, एक रेखा पर है, कोप्लेनर है, ठीक है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, यानी कि वो संरेख है, ठीक है। माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने सिखा रखा है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं, क्योंकि इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर आप जब देखोगे क्वेश्चंस को तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं किया जाता इसका, अगर मैं बताऊं कि ये फॉर्मूला लिखो तो फिर बेवकूफी होगी। वो कभी भी माइनर निकालने के लिए, कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला याद नहीं किया जाता, तरीका देखा जाता, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सिंपल एक्चुअली फॉर्मूला है लेकिन वो याद करना थोड़ी ना जाता, वो बस देखने से याद हो जाएगा, देखने से दिमाग में घुस जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो एक बार वीडियो देख लो, क्वेश्चन कर लो, हो गया। अब अगर ए इनवर्स निकालना है उसका फॉर्मूला याद करो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। एडजॉइंट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, सारणिक आपको निकालना आता है। इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा बड़े नंबर पर। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दी होगी, आपसे बोलेगा कि एक्स वाई जेड के मान निकालो, तो वो मान निकलेगा अवयव विधि से, ठीक है। आपको पता है ए एक्स बराबर बी के होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। फिर हल करोगे, दोनों की तुलना कर दोगे, एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। और ये हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 करने के लिए आपको कक्षा 11 में भी जो आपने अवकलज सीखा है, सीमा के बारे में सीखा है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, मैंने पढ़ा रखा है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। सीमा क्या होती है ये भी बड़ी चीज है, बच्चे सिर्फ क्वेश्चन करके जाते हैं, और फिर जब बड़े क्लास में बीटेक या फिर बीएससी मैथमेटिक्स लेते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट आता है, फिर बच्चा अरे यार क्या होगा, कैसे होगा, सोचने लग जाते हैं। तो सीमा कैसे होती है, क्या अप्रोच होता है उसका, उस पर मैंने डिटेल एक वीडियो बना रखी है, कक्षा 11 में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करें, सात्यंत क्या होता है। अगर हमारे पास कोई बिंदु है, सपोज करो x बराबर a, ठीक है, इस पर हमें किसी फंक्शन की, कोई भी फंक्शन हमारे पास है, सात्यंता चेक करनी है। सात्यंता अंग्रेजी में क्या होता है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से चलते जाना, ठीक है। उसके बारे में अगर हमें चेक करना है तो देखो जो पॉइंट है वो मेरा ये है, यहां पर ये पॉइंट ए है, इसका राइट हिस्सा ये हुआ, इसका लेफ्ट वाला हिस्सा ये हुआ। हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट के थोड़े से, ये जो पॉइंट हम लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये हम वो जो पॉइंट लेते हैं अगल बगल में, वो बहुत ही पास में होता है, तभी जो हमारा एच करता है वो टेंड्स टू 0 करता है। इसका मतलब क्या होता है कि एच का मान 0 नहीं है लेकिन 0 की तरफ जा रहा है। ये जो अंतर हम ले रहे हैं ये बहुत ही मामूली है, इसीलिए टेंड्स टू 0 बताया जाता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस पॉइंट पे अगर तीनों वैल्यू समान आती है तो वो फलन उस बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों जब बराबर होगी तो उस बिंदु पर वो फलन क्या होगा, सतत होगा। अब देखो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लिखा तो बेसिकली ऐसे जाता है, ठीक है। मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालना है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब क्या है, a से कम के लिए फंक्शन x। अब इसको प्रॉपर दूसरा तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन a पे चेक कर रहे हैं a माइनस h, ये दो तरीका होता है। और RHL के लिए क्या हो जाएगा, अगर RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट
तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a से अधिक के लिए फंक्शन x, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। ये या फिर ये डिपेंड करता है आप कौन सा लगा रहे हो फॉर्मूला एग्जाम में। दोनों तरीके से मैंने करा रखे हैं, बना रखे हैं, हम जब मेरे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अवकलज के सूत्र। देखो अवकलज अगर आपको सीखनी है तो आपको तरीका पता हो, सूत्र पता हो तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बस सूत्र याद कर रखो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अवकलज अगर हम करेंगे 0 होता है। अच्छा सबसे पहले डी बट्टे डी एक्स का मतलब, डी बट्टे डी एक्स का मतलब परिवर्तन की दर, और एक्स क्या होता है, हम एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम देख रहे हैं। तो ये एक्स क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। ये एक्स क्या होता है, स्वतंत्र चर, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे कोई जिस फलन का हम कर रहे हैं वो फलन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारा चीज मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट में सिखा रखा है, हम जाके देख सकते हैं, मक्खन की तरह समझ जाओगे। एक्स की पावर एन का अवकलज क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। जैसे इसका अगर अवकलज करें तो ये पावर सामने आ जाएगी और ये घात कम हो जाएगी। ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है, ये इसका और एक उदाहरण हो गया। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, किसी भी कांस्टेंट का अवकलज करोगे 0 आएगा। ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। लॉग एक्स का अवकलज 1/x होता है, लॉग ए एक्स का अवकलज 1/x लॉग ए की पावर e होता है। ये चीज गलत लिखी हुई है। अगर आपके पास कोई पैरामीटर में आ जाता है, जैसे पैरामीटर डी टी आ गया, तो ये हो जाएगा dv/dt एंड dx/dt। ये चेन रूल लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली चेन रूल से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने चेन रूल पढ़ा रखा है लेकिन मैंने बोला नहीं कि चेन रूल है, क्योंकि बच्चा ये dy/dt dt/dx में कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 वालों को कोचिंग, तो मैंने हमेशा ये पाया है कि बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने ये सिखा दिया लेकिन बच्चों को बोला नहीं कि चेन रूल है, ठीक है। तो मेरा टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी है, और ये जो चीज मैं पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ कोई गलत नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। बोले नंबर भी पूरे मिलेंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से पढ़ के देखना। फिर साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होता है। अब एक चीज याद रखो, जब भी सी से स्टार्ट होगा ना अवकलज में, माइनस जरूर लगेगा सामने, माइनस जरूर लगेगा। देखो ये टिप्स है, cos x प्लस माइनस साइन एक्स, tan x का प्लस sec स्क्वायर एक्स, cot x का प्लस माइनस के cosec स्क्वायर एक्स, sec x का जो अवकलज होता है sec x इंटू tan x होता है, ठीक। उसके बाद cosec x का जो अवकलज होता है वो होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। फिर इनवर्स वाले साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x स्क्वायर। cos का करोगे बस यहाँ पर माइनस लग जाता है। tan इनवर्स का क्या है, 1/1 + x स्क्वायर। cot का करोगे बस माइनस लग जाता है। sec इनवर्स का होता है 1/x अंडर में x स्क्वायर माइनस 1, और cosec में बस माइनस लग जाता है। तो एक के साथ एक फ्री है, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक। तो अवकलज में तो बस वही फॉर्मूले आपको याद रखने, बाकी आराम से हो जाएगा। और ये सारे चीजें मैं नई एनसीईआरटी बुक के अंदर बता रहा हूँ, चिल्ला के। पुरानी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक के क्वेश्चन देखने हैं, सूत्र देखने हैं, अलग से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अवकलज के अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूं तो अवकलज देखो, जैसे ये dy/dx है ना, तो ये y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। जैसे कोई चीज क्योंकि परिवर्तन की दर की हम बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज, तो अगर पॉजिटिव है तो यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बढ़ रहा है, dy/dx पॉजिटिव में सेंस दे रहा है, वो प्लस में मान रखा जाएगा। घट रहा है तो मान नेगेटिव में रखा जाएगा, ठीक। वर्धमान और ह्रासमान कब होता है, अगर कोई फलन है और उसका अवकलज करने के बाद f' का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो निरंतर वर्धमान होगा, अगर माइनस में आता है तो निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक। देखो कुछ अंतरालों में निरंतर वर्धमान और ह्रासमान दोनों होता है, तो उसे नति परिवर्तन कहते हैं,
और रेखा वाला जो टॉपिक है उसे हटा दिया गया है, तो स्किप करो। रेखा वाला अगर जैसे बिहार बोर्ड में ये सिलेबस है तो वो आपको पुराने जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसे स्किप कर दें क्योंकि इसे मैं नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर करा रहा हूँ। आई थिंक ये इंक्लूड हो गया होगा। उच्चतम तथा निम्नतम मान, इसका प्रोसेस क्या होता है? कोई फलन आपको दिया होगा, सबसे पहले फलन दिया होगा, उसके बाद उसका एक बार अवकलज करना है। अवकलज करने के बाद हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए उस x को 0 रखते हैं। 0 रखने के बाद हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। फिर हम दोबारा से अवकलज करते हैं और उस पॉइंट को यहां पर रख के देखते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को यहां पर रख के देखते हैं। उस पॉइंट पर अगर वो फलन पॉजिटिव में आता है तो फलन हमारा मिनिमम न्यूनतम होता है, और अगर हमारा नेगेटिव आता है तो उच्चतम होता है। 0 आ जाएगा तो ना वो उच्चतम होगा ना ही वो निम्नतम होगा फलन, ठीक। अब हम बात करेंगे समाकलन। समाकलन में भी वही चीज है बच्चों। समाकलन बच्चों आपको तभी आ पाएगा जब आपको सारे सूत्र पता, तरीका बाद में आता। देखो मैंने अपने टाइम में नोटिस किया है, समाकलन बेसिकली कुछ नहीं है, प्रैक्टिस आपको समाकलन सिखाएगी। आप बच्चे बोलते हैं सर प्रश्नावली बहुत बड़ी है, हम क्या करते हैं पता नहीं लगता कि किसमें कौन सा सूत्र लगाना है। अगर आपको पता नहीं लग पा रहा है कि किसमें कौन सा सूत्र लगना है तो दो चीजें की कमी है। आपको तरीका नहीं मालूम लगा है अभी तक सही से, दूसरा आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तक नहीं लगाई है। क्या मतलब है मेरा, आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस बस रट लिए हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं किए हैं। बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रट लेते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, आपने सारा कुछ सीख लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो आपने नहीं देखे उनको लगाने की चेष्टा करो। जब वो क्वेश्चन आपके बनेंगे ना तब अंदर से आवाज आएगी हाँ मुझे आता है। और ये चीज बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन जो सर ने बढ़ा दिया उन्हीं क्वेश्चन को ही बस करते हो और उनका ही रिवीजन करते हो, एनसीईआरटी भी करते हो बस। अगर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो करना ही है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको खुद से बनाने हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो फिर क्या फायदा। तो समाकलन है जैसे x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c। समाकलन दो टाइप के होते हैं, एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं होती है, और जब लिमिट नहीं होगी तो हमें प्लस c जोड़ना है, और जहां c हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। और इस n का मान कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -1 करेंगे बट्टे में 0 हो जाएगा, और किसी के बट्टे में 0 होता है अपरिभाषित होता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के cot x होता है, ठीक है। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, cosec cot x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है, इसका इंटीग्रेशन सेम, अगर cos की फॉर्म में लिखना है तो माइनस x जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, ठीक है। और अगर इसको कॉट के फॉर्म में लिखना है तो माइनस आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सेक होता है, अगर माइनस के फॉर्म में लिखना है तो कोसेक आ जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में log a होता है। सारा खेल सूत्र का है। देखो नेक्स्ट सूत्र ये है, तो सारे सूत्र अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको समाकलन आ जाएगा, बस तरीका बताओ, ठीक है। 1 बट्टे एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए। इन सूत्रों को आप जितना लिखोगे उतना दिमाग में घुसेगा। आप पढ़ोगे, चाहे आप 100 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, आप कल को फिर भूल जाओगे। लेकिन आप 100 बार 1000 बार इसको लिख लोगे ना, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये मैं आपको बोल दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर बाय द वे कोई सूत्र मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, छूट रहा होगा, तो समाकलन जो मैंने पूरी पढ़ा रखी है ना, वहां आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे प्रश्नावली के हिसाब से। जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को मैंने लंबा बनाया था, उस वीडियो में मैंने सारे सूत्र भी बताए हैं, तरीके भी बताए हैं, ठीक है। यहाँ मैं तरीका नहीं, यहाँ मैं सूत्र बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको सारा कुछ जानना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो।
समाकलन के अनुप्रयोग में अगर आपको समाकलन आता है तो आपके लिए बहुत आसान है समाकलन का अनुप्रयोग चैप्टर, और नई एनसीईआरटी में तो और भी आसान कर दिया गया है इसको। देखो, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, कोई वक्र दिया है, आपको क्षेत्रफल निकालना, अगर आप लिमिट एक्स में लेते हो, अगर आप लिमिट ये वाला, जैसे लिमिट आपने एक्स में लिया, ठीक, लिमिट अगर एक्स में लेते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। और अगर लिमिट आप वाई में लेते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डी वाई। इसको भूल जाओ, ये सब, ये फॉर्मूला याद रखो बस। अगर लिमिट एक्स में लेंगे तो वाई डी एक्स, अगर लिमिट वाई में लेंगे तो एक्स डी वाई। और उसके बाद आपको चित्रों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x है, एक्स पॉजिटिव में ये परवल है तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मूव जाएगा, और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 को दोनों तरफ संतुष्ट हो रहा है, तो एक केंद्र से होता हो जाएगा। अगर यह माइनस की 4x हो तो एक्स का मूव माइनस की तरफ जाएगा। अगर वाई पॉजिटिव में हो तो मूव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास ये क्या है, इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी बराबर 1 होता है। ये प्लस है, यहां वाला बिंदु होता है a,0, ये वाला बिंदु होता है 0,b, ये हमारा केंद्र, ठीक। वृत्त का समीकरण, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और ये वाला वृत्त का केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक होते हैं h, k। तो ये सूत्र होता है x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं अवकल समीकरण में, क्योंकि परिभाषा नहीं सिखा रहा हूं मैं, यहां पर मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, समघाती अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है। समघाती अवकल समीकरण से पहले आएगा अवकल समीकरण को हल करने की विधि में पृथक्करण विधि, ठीक। पृथक्करण विधि में क्या होता है, एक्स वाले को एक तरफ रखो, वाई वाले को एक तरफ रखो, दोनों तरफ समाकलन करो और फिर हल करो, और समघाती है, ठीक है। तो अगर dy बट्टा dx के रूप में आता है तो y बराबर हम क्या रखते हैं, vx रखते हैं, और फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं, तो dy बट्टा dx क्या होता है, पहला, देखो, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा गुणे पहले का अवकलज, और यहाँ होता है dy बट्टा dx, दोनों तरफ अवकलज करते हैं x के सापेक्ष, तो ये आ जाता है। अगर समघाती सब हल करना है तो ये आता है। अगर dx बट्टा dy के रूप में हो, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, अगर अवकल समीकरण समघाती इस रूप में आ जाए, dx बट्टा dy के रूप में आ जाए, तो x बराबर हम vy रखते हैं और y के सापेक्ष अवकलज करते हैं, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा गुणे पहले का अवकलज, फिर ये रखा जाता है। अगर रैखिक अवकल समीकरण हो, इस रूप में हो, dy बट्टा dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में, तो सबसे पहले क्या होता है, P और G जो Q होते हैं वो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फलन होंगे x के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx, और इसका जो हल होता है वो क्या होता है, यहाँ y है ना, तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे आएगा y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे में q dx, और समाकलन हो जाएगा तो c जोड़ना है। आपको ये चीज भी पता होगी, e की पावर log x किसके बराबर होता है, x के बराबर। ये भी पता होगा log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस n, log m की पावर n क्या होता है, n log m। आपके पास ये भी पता होगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और log e बेस पे वैल्यू 1 होती है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा log m माइनस log n, log m बट्टा n होता है, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर यही रैखिक अवकल समीकरण इस रूप में आ जाए, dx बट्टे dy
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये आ जाता है। तो फिर इसकी पावर में देखो, तो फिर क्या होगा, अगर इसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना हो तो ए की पावर पी डी एक्स पी डी वाई उधर होगा, और हल इसका जो होगा वो होगा एक्स इंडिकेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। सदिश बीजगणित की बात कर दे, सदिश क्या होता है? सदिश उसे कहते हैं जिसकी आपको दिशा और परिमाण दोनों मालूम होते हैं, उसे हम सदिश कहते हैं। ठीक, सदिश में क्या होता है, दो तरीके के विभाजन मिलेंगे आपको, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो सदिश में अगर कोई रेखाखंड है जिसको अगर एन अनुपात में काटो, ठीक है, ये एक सदिश है, ठीक, और इसको एम अनुपात एन में अगर काटा जाए, अगर ए सदिश है बी सदिश है, तो क्या होगा, एन ए प्लस एम बी बटने में एम प्लस एन होता है। ये आपको पता है। अगर दो सदिश है उसका हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, तो दोनों सदिश को जोड़ो और आधा कर दो। ठीक, स्थिति सदिश निकालना है और उसका अगर मापांक निकालना है, देखो जैसे ओपी निकालना है, ठीक, और पी के बिंदु है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे। और अगर मापांक निकालना है, कोई भी बिंदु है, तो अंडर रूट में जो भी होता है, जो गुणज होता है ना, उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। दो सदिश के बीच का कोण, ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी मापांक ए बट्टे में मापांक बी। इस सूत्र को याद रखो, ए और बी क्या है, सदिश है। ए की बी की दिशा में जो प्रक्षेप होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण। ये गलत सूत्र लिखा है। बी की दिशा में ए का प्रक्षेप क्या होता है, बी की दिशा में ए का प्रक्षेप ये होता है ए डॉट बी, बी की दिशा में बोला है तो बट्टे में बी आ जाएगा। ठीक, आपको पता है आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, के डॉट के का मान 1 होता है। कक्षा के आगे बढ़ा है, आई के साथ कुछ दूसरा आ जाएगा, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के क्रॉस के डॉट आई 0 होता है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और ये क्रॉस में है सूत्र, ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो यहां से अगर ये ए है ये बी है तो आई जे क्या आता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। फिर आपको ये हल करना आते ही होगा, कक्षा 11 में सिखा रखा है, नहीं आ तो प्रश्न देख सकते हैं। बिंदु ओ के परिधि अगर बल आघूर्ण निकालना है, ठीक है, ओ के परिधि बल आघूर्ण, तो जो फोर्स आपको दिया होगा और जो बिंदु आपको दिया होगा उससे आप वेक्टर बनाओगे और उनके कार्तीय गुण और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, सदिश गुणन कर दोगे। समांतर चतुर्भुज आपको दे रखी है, दो सदिश दे रखे हैं, उनका गुणन करोगे सदिश गुणन, और फिर इसका क्या निकाल लोगे, मापांक। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है। अगर आपको एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो ए बी और फिर ए सी क्रॉस करोगे और 2 से भाग दे दोगे। 3 बिंदु आपको दे रखा है और तीनों बिंदु संरेख होने की जो कंडीशन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी, अगर 0 आते हैं तो तीनों संरेख होते हैं। अगर आपको ए और बी का लंबवत एकांक निकालना है, एकांक सदिश, तो एकांक सदिश को एन कैप से दर्शाते हैं, वो होता है ए क्रॉस बी बट्टे में ए क्रॉस बी का मापांक। इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको ये भी पता है कि आई क्रॉस आई 0 होता है, ठीक है, ऐसा चलता है, आई जे के, आई गुणा जे क्या होता है, के होता है, जे गुणा के क्या होगा, आई होगा, ठीक, और के गुणा आई क्या होगा, जे होगा। अगर इसका उल्टा कर दे, जैसे जे गुणा आई कर दे, देखो जे गुणा आई, दिशा चेंज हो जाएगी तो यहां माइनस लग जाएगा। त्रिविमीय ज्यामिति आ जाओ, ठीक है। अगर कोई निर्देशांक है, देखो इसके बारे में अगर डिटेल कॉन्सेप्ट जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, हम जाके देख सकते हो।
अगर देखो हमारे पास ये ऐसा होता है, ये एक्स अक्ष, ये वाई, ये जेड, इसके साथ अल्फा कौन बना, इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा। तो जो एल हमारा होता है, एल एम एन, ये हमारे क्या होते हैं, दिक कोसाइन होते हैं। वो होता है एल होता है कॉस अल्फा के बराबर, एम होता है कॉस बीटा के बराबर, एन होता है कॉस गामा के बराबर। और इनमें संबंध क्या होता है, अगर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को जोड़ोगे तो आपको एक के बराबर मिलेगा। अगर आपके पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, ठीक है, और आपको निकालना है दिक अनुपात। दिक अनुपात A बराबर होता है x2 माइनस x1, B बराबर होता है y2 माइनस y1 और C बराबर होता है z2 माइनस z1। ABC की मदद से भी आप निकाल सकते हो क्या, दिक कोसाइन। L बराबर होता है A के बट्टे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M बराबर होता है B के बट्टे में अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और एल एम एन ये होता है C के बट्टे में अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर आपको दिक अनुपात पता है तो उसकी मदद से आप दिक कोसाइन भी निकाल सकते हो। जैसे यहां पर लिखा है तो मैंने उसको सिंपल वे में लिखवा दिया है पर, ठीक है। दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं, जब L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का मान 0 होता है, ठीक है। और समांतर कब होती है, जब L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 प्लस N1 अपॉन N2 का मान बराबर होता है, ठीक है। ये दिक अनुपात के केस में था, दिक कोसाइन के रूप में था। ये दिक अनुपात में भी ऐसे ही होता है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 है, ये दिक अनुपात के हिसाब से है और ये दिक कोसाइन के हिसाब से था। और अगर बराबर कब होता है, अगर समांतर होंगी तो A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 बराबर होता है C1 अपॉन C2, ठीक है। बिंदु A से जाने वाली सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, R बराबर A प्लस लैम्डा B। यहाँ लैम्डा लिखो, A प्लस लैम्डा B होता है। बिंदु A तथा B से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है, ये वाला याद करो, सिर्फ ये वाला R बराबर A प्लस लैम्डा B माइनस A, इसको याद करो। बिंदु आपको एक दे रखा है और जिसका दिक अनुपात ABC हो तो ये सूत्र होता है x माइनस x1 बट्टे में y माइनस y1 बट्टे में भी z माइनस z1 बट्टे में c। इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। अगर आपको बिंदु से जाने वाले उस रेखा का समीकरण निकाले जिसके दिक अनुपात ABC हो, देखो अगर आपको 2 बिंदु भी दे रखा है तो भी आप निकाल सकते हो। ये एक्चुअली क्या है, ये A है, ये आपका क्या है B है और ये आपका क्या है C है। ABC क्या है, दिक अनुपात है। ये सूत्र कुछ नहीं, यही है। ठीक है, समतल वाला जो है ना, नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है इस साल, समतल वाले को हटा दिया गया, सिर्फ रेखा रेखा आपको पढ़ना है। तो जिन बच्चों का समतल है, बिहार बोर्ड वाले, वो नीचे मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, वो जाके देख लेना। ठीक है, अभी मेरे से यहां से 2-3 सूत्र मिक्स हो रहे हैं। सूत्र कौन सा मिक्स हो रहा है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, उनके बीच का कोण, ठीक है, ये सब चीजें हमसे मिस हो रही है। तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 2 रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र हमसे मिस हो गया है। आई थिंक पीपीटी बनाने वाले ने लिखा नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो मैंने दूसरे वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, जाके देख लेना। कार्तीय रूप में भी, सदिश रूप में भी। फिर सदिश रूप में 2 रेखाओं के बीच का कोण, अगर आपको कार्तीय रूप में दे रखा है 2 रेखाओं के बीच का कोण, सब मैंने वहां पर पढ़ा रखा है। या फिर अगर आप मेरी नई एनसीईआरटी बुक की वीडियो देख रहे हो तो वहां पर भी मैंने पढ़ा दिया है क्वेश्चन को, तो वहां आपको मिल जाएगा। रैखिक प्रोग्राम में ऐसा कोई बताने लायक है नहीं, ठीक है, सीधा सीधा आपका प्रायिकता आ जाता है। ठीक है, प्रायिकता में क्या है कि कुछ बेसिक सूत्र है, जैसे ये क्या है, सहप्रतिबंध प्रायिकता, ई अपॉन एफ होता है, तो पी ई और एफ का इंटरेक्शन बट्टे में नीचे जो होता है उसका प्रायिकता आ जाता है, और नीचे वाले का प्रायिकता का 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जानते हो। अगर डैश में है तो 1 में से पी ई अपन घटा दो। अगर ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, पी इंटू पी एफ होता है। उसके बाद बेज पर में आएगा, ठीक है, बेज पर में आएगा, जैसे किसी बेज पर में
पेज पर मैं इसको याद रखने का वाला कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। इस पे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बड़े नंबर में आएगा, 8 नंबर में, 6 नंबर में, कहीं कहीं 5 नंबर में आते, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेज पर में 13.3 प्रश्नावली और इसका सारे उदाहरण कर लेना, बड़े नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि E1 E2 कई सारी घटनाएं हैं, किसी घटना के आधार पर आपको प्रायिकता निकालनी है, जैसे PE1/A निकालना है, तो यहाँ तो 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, और उसके बाद जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबका यहाँ देखो योगफल है, तो ये चीज प्लस में आती जाती है। तो ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बेहतर पता चलेगा कि कैसे होता है। तो इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सारे सूत्र बता दिए नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। जो नई एनसीईआरटी सिलेबस आई है ना, उसके आधार पर ये सारे सूत्र बताए हैं। अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर सारे सूत्र जानने हैं तो वो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देख लेना। अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, पुरानी एनसीईआरटी भी, नई एनसीईआरटी भी, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। आप कोई से भी रैंडम वीडियो उठाओ और चला के देख लो। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप कोई भी वीडियो मत देखना, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, आपको पसंद जरूर आएगी और आप फिर एक करके सारे वीडियो देखने लगोगे। इतनी आसान तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।